Hello friends, today we will discuss about parthenogenesis. Okay, parthenogenesis was first discovered by Charles Bonnet in 1745. What do you mean by parthenogenesis? When any unfertilized egg, or you can say ovum, develops into new individual, this is called parthenogenesis. Means when egg develops into new individual without fertilization, this phenomenon is known as parthenogenesis. Okay, so it is development of an ovum into new individual without fertilization, right? Okay, naturally it is seen in some kinds of animals like some invertebrates में rotifers में parthenogenesis naturally देखी जाती है. Okay, rotifers को हम लोग wheel animals भी कहते हैं. And there are some arthropods in which natural parthenogenesis occurs, जैसे कि कुछ crustaceans और कुछ insects में कौन से, जैसे honey bee, wasp, ants, spiders, ticks, grasshoppers, etc. ओके, कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस फिनोमिनन देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ बर्ड्स लाइक टर्की बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स, कोकेक्सियन रॉक लिजर्ड्स, जिनको हम बायोलॉजिकली लसर्टा सेक्सिकोला अर्मानिया का भी कहते हैं, और टिफलिना ब्रह्मीना which is an Indian small size snake, टिफलिना ब्रह्मीना. ओके, एंड कुछ मैमल्स भी हैं जो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं लाइक रैबिट्स. ओके, बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की. बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. Natural parthenogenesis takes place naturally under natural conditions, means it does not involve any kind of interference or involvement of human beings. It occurs naturally. Okay, and this natural parthenogenesis is further of three types. Complete parthenogenesis, जिसको हम लोग obligate type भी बोलते हैं. Okay, कंप्लीट यानी कि ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली थ्रू पार्थेनोजेनेसिस. ओके, वो एनिमल्स जो केवल और केवल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग कंप्लीट या ऑब्लिगेट टाइप कहते हैं. ओके, उन ऑर्गेनिजम्स में और कोई दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वो केवल और केवल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स की खास बात क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीट यानी कि ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं, उनकी पॉपुलेशन में केवल और केवल फीमेल इंडिविजुअल्स ही होती हैं. ओके, सो पॉपुलेशन ऑफ सच इंडिविजुअल्स who undergo complete or obligate parthenogenesis is represented by only female individuals, right? And its examples are Caucasian rock lizards and Tiflina brahmina. Okay, and second type is incomplete, or you can say cyclic parthenogenesis. Okay, it means there are some animals which reproduce parthenogenetically as well as sexually. means ये जो एनिमल्स हैं इनमें दोनों ही प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस होती है. means रिप्रोडक्शन होता है, एक तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा और दूसरा सेक्सुअली. सो ऐसी टाइप जिसमें पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों अल्टरनेटली होते हो, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस. एग्जांपल्स आर हनी बी, एफिड्स, स्पाइडर्स. मींस मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो यहां पर हमने मेंशन किए हैं, ये क्या शो करते हैं? साइक्लिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. क्लियर? ओके, तीसरा है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस. मींस व्हेन पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस थ्रू लार्वा. ओके, व्हेन इट अकर्स इन लार्वा, it is known as
pedogenetic parthenogenesis, and its best example is liver fluke. Okay, as you know, liver fluke is an endoparasite which lives and multiplies inside the cells of liver of man and mammals, right? And the larva of liver fluke undergoes parthenogenesis. वो कैसे? देखिए, लिवर फ्लूक में जो फर्स्ट टाइप का लार्वा है, फर्स्ट स्टेज का लार्वा है, वो होता है मीरासीडियम, राइट? मीरासीडियम चेंजेस इनटू सेकंड टाइप ऑफ लार्वा, दैट इज स्पोरोसिस्ट. ओके, एंड दैट स्पोरोसिस्ट लार्वा अंडरगोज पार्थिनोजेनेसिस एंड इट प्रोड्यूसेस रीडिया, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ लार्वा. ओके, and this Rhedia further undergoes parthenogenesis and produces fourth type of larva, that is Cercaria. Okay, and Cercaria finally changes into fifth type of larva, that is Metacercaria. Okay, and finally Metacercaria develops into adult liver fluke. Okay, so here at this stage of second type larva, okay, sporosis and Rhedia type of larva, यहां पर क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस होता है. So when parthenogenesis takes place through larva, this is called pedogenetic parthenogenesis. Okay, so these are the three types of natural parthenogenesis. Clear? Okay, and second type is artificial parthenogenesis. Clear? Artificial parthenogenesis क्या होता है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हमें, क्या? When egg is made to undergo parthenogenesis by applying certain type of stimuli. Okay, अगर किसी unfertilized egg यानी कि ओवम को different types के stimuli दिए जाएं, okay, तो वो egg में क्या होता है? egg के अंदर कुछ chemical changes होते हैं और उन्हीं chemical changes की वजह से egg parthenogenesis शो करता है. ओके, इट स्टार्ट्स अंडरगोइंग पार्थिनोजेनेसिस. सो हियर आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, एंड दिस आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस occurs by applying some types of physical or chemical stimuli to the eggs. Clear? ये जो stimuli है, these may be फिजिकल, ये दो तरह के हो सकते हैं, ये फिजिकल स्टिमुलाई भी हो सकते हैं, ओके, और केमिकल स्टिमुलाई भी हो सकते हैं, राइट? फिजिकल स्टिमुलाई जैसे कि यूवी लाइट एक फिजिकल स्टिमुलस है. दूसरा प्रिक बाय पिन, ओके, prick by pins. ओके, तीसरा है change in temperature and pH conditions. मेरा कहने का मतलब, अगर एग के एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर और pH कंडीशंस है, अगर उनको चेंज किया जाता है, if there occur changes in the environment of egg in terms of temperature changes and pH condition changes, तो egg stimulate हो जाता है and वो parthenogenesis शो करता है. ओके, एंड अगर एक है prick by pins, ये भी एक प्रकार का फिजिकल स्टिमुलस है. अगर किसी अनफर्टिलाइज्ड एग को हम अलग अलग प्रकार से इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट नंबर में पिन चुभोते हैं, okay, then again egg starts undergoing parthenogenesis. Okay, दूसरा UV light भी एक प्रकार का फिजिकल स्टिमुलस है. Okay, when an unfertilized egg is exposed to UV light, okay, for certain duration of time, okay, then it induces parthenogenesis in egg. So these are the physical stimuli. ये जो स्टिमुलस है ये केमिकल भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी केमिकल इन नेचर. तो
केमिकल स्टिमुलाई कौन से होते हैं, कौन से हैं, जिनकी हेल्प से पार्थिनोजेनेसिस होती है। ओके, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उनको अगर उनके साथ अगर एग को ट्रीट किया जाता है तो ये केमिकल्स एग में पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस कर देते हैं, राइट। ये केमिकल्स कौन से हैं, जैसे कि ईथर्स, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और फैटी एसिड्स और यूरिया एटसेट्रा एंड alcohols, right? Okay, ethers, chloroforms, alcohols, fatty acids and urea, these are the chemical substances which can induce parthenogenesis in unfertilized eggs. Okay, so this is about the artificial parthenogenesis. Okay, now let's talk about some examples of organisms, of animals, eggs of which are made to undergo parthenogenesis by artificial methods. Okay, वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके एग्स को आर्टिफिशियली पार्थिनोजेनेसिस के लिए तैयार इंड्यूस किया जाता है। ओके, these include if we talk about examples, these include some members of annelids, okay, some echinoderms, some mollusk, even rabbits, etc. Okay, so annelids, echinoderms, mollusks and eggs of rabbits, ये एनिमल्स के एग को आर्टिफिशियल तरीके से पार्थिनोजेनेसिस के लिए इंड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू मेन टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं उन न्यू इंडिविजुअल्स का सेक्स क्या होगा, ये मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे। इस बेसिस पर ये पार्थिनोजेनेसिस 3 टाइप्स की होती है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ओके, सो व्हिच आर दीज 3 टाइप्स, these are number 1 archenotochy. Okay, archenotochy. See, archenotochy में क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस तो होती है बट पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू केवल और केवल मेल इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, there are certain kinds of animals, eggs of which undergo parthenogenesis, but these eggs develop only and only into new male individuals. ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग archenotochy कहते हैं। ओके, where only males are produced, only males are produced. It means यहां पर केवल मेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं एग से पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। ओके, फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, एंड इसके एग्जांपल है लाइक हनी बी और लाइक स्पाइडर्स, लाइक एंट्स, like grasshoppers and aphids etc. okay, means कुछ इंसेक्ट्स की स्पीसीज होती हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा केवल और केवल मेल इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग archenotochy कहते हैं। एग्जांपल्स आर दीज स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। बात करते हैं हम लोग हनी बी की। सी, एज वी नो फ्रेंड्स, honeybee
is diploid in its ploidy. Means honeybee generally इसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन ये जो 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये केवल और केवल हनीबी के फीमेल इंडिविजुअल्स में ही होते हैं. फीमेल से मेरा मतलब है क्वींस एंड वर्कर्स. सो फीमेल हनीबी, राइट, फीमेल बी including queens and workers, these are diploid. These are diploids and they have how many chromosomes? 32 chromosomes, mean 16 pairs of chromosomes. जबकि जो मेल भी होती हैं यानी कि ड्रॉन्स, these are haploids. These are haploids and they have only 16 chromosomes. They have only 16 chromosomes. Let me tell you again, friends. Female bee, that is queens and workers, are diploid in their ploidy and they have 32 chromosomes, means 16 pairs of chromosomes. While in case of male honeybee, that is drones, these are haploid in their ploidy and they have only 16 chromosomes. Okay. Now what happens? These female bee produce eggs. These female bee produce eggs through meiosis division. Through which division? Through meiosis division. Okay. And as we know, each egg will contain 16 chromosomes. Each egg will contain 16 chromosomes, means they are haploid female gametes. Okay. While in case of male bee, sperms are produced. Okay. Sperms are produced through mitosis division. Through mitosis division. Okay. यहां पर एग और स्पर्म में फ्यूजन होगा. When fusion takes place between egg and sperm, they result in formation of a diploid zygote. Diploid zygote. Okay. Here diploid zygote will be formed that will contain 32 chromosomes, means 16 pairs of chromosomes, and that zygote will develop into female bee. Will develop into female bee which become diploid and have 32 chromosomes. Okay. Here in honeybee, it means female bees are produced through sexual reproduction due to the fusion, due to the formation and fusion between the eggs and sperms. Okay. And therefore in a population of honeybee, these female partners, these female individuals are always diploid and they have 32 chromosomes. Okay. Now what about those eggs which are not fertilized? Okay. These eggs undergo parthenogenesis and they directly develop into male bee. They directly develop into male bee because here no fertilization takes place and hence the individuals, that is male bee produced from these eggs parthenogenetically, are also haploid. And they have only 16 chromosomes. So this development of eggs into male bee without fertilization is nothing but parthenogenesis. It is parthenogenesis. Okay, friends. This is parthenogenesis. So now in CBSE and state boards एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि हनी बी पॉपुलेशन के अंदर जो फीमेल्स हैं वो डायप्लॉइड्स होती हैं जबकि जो मेल बीज है वो हैप्लॉइड्स होती हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं जबकि जो मेल इंडिविजुअल्स है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए मेल्स आर हैप्लॉइड्स एंड फीमेल्स आर डायप्लॉइड्स. ओके.
एंड यहां पर देखिए केवल पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा मेल इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग एरहिनोटॉकी कहते हैं। ओके, और इससे पहले हमने नेचुरल टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस में हमने एक टाइप पढ़ी थी साइक्लिक यानी कि इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जिसका मतलब हमने अभी बताया था क्या कि ऐसे पार्थिनोजेनेसिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ अल्टरनेट करें, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हनी भी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं और पार्थिनोजेनेटिकली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, पार्थिनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ अल्टरनेट विद ईच अदर, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था हमने, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। तो यहां पर वो साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस भी शो हो रहा है, कैसे कि यहां पर पार्थिनोजेनेसिस भी हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज एम्फीटॉकी। The second type is not amphitopy, that is thelytopy, right? Thelytopy. What do you mean by thelytopy? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू केवल और केवल फीमेल इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। So when only female individuals are produced through parthenogenesis, that is known as thelytopy. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, thelytopy. So here we can say only females are formed. Only females are formed. Clear? And इसकी examples है जैसे कि rock lizards and Typhlina brahmina. These are the examples of thelytopy. It means वो organisms, वो animals जिनमें thelytopy होती है, their population is represented by only female individuals. ठीक है ना? Okay. And third type is amphitopy. Okay, amphitopy. Third type is amphitopy. Amphi means both. Means कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा मेल इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग एम्फीटॉकी कहते हैं। ओके, व्हेन बोथ मेल एंड female are produced. When both male and female are produced parthenogenetically. Clear? Here the egg can be changed either into males or into females. Okay, so ऐसी population में male और female दोनों ही individuals पाए जाते हैं उसके। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है एफिड्स। किसमें देखने को मिलती है ये? एफिड्स में देखने को मिलती है। ओके, so this is all about the basic concepts of parthenogenesis. Okay, now let's talk about the advantages and disadvantages of parthenogenesis. Okay, इसका एडवांटेज क्या है? ओके, एडवांटेज क्या है इसका? पहली बात तो पार्थिनोजेनेसिस इज अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन एनिमल्स में पार्थिनोजेनेसिस होती है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है। ओके, सो इट इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट्स फर्स्ट एडवांटेज। ओके, एंड इज देयर एनी सेकंड or any other advantage? Yes, in some animals parthenogenesis determines the sex of individuals. So it helps in sex determination. Okay, not in all, but in some animals parthenogenesis is the mean of sex determination of newly formed individuals, जैसे कि हनी बी। सो हनी बी पॉपुलेशन के अंदर जो मेल्स होते हैं
वो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब इन अ पॉपुलेशन ऑफ हनी बी द सेक्स ऑफ मेल इंडिविजुअल्स इज डिटरमाइंड बाय पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? सो दिस इज द सेकंड एंड थर्ड एडवांटेज। थ्रू पार्थिनोजेनेसिस aneuploidy condition of chromosomes can be created. Okay, creates aneuploidy condition. Okay, parthenogenesis is helpful in creating aneuploidy condition of chromosomes in some organisms. Okay, so these are the three advantages of parthenogenesis. Now let's talk about disadvantage of parthenogenesis. Right? Disadvantage क्या है? Because parthenogenesis does not involve fertilization. It does not involve formation and fusion of gametes, and hence parthenogenesis does not create variations in population. Okay, and if variations are not introduced in any population, then what happens? It does not contribute to the process of evolution. Okay, parthenogenesis is a kind of process where egg develops into new individual without fertilization, and hence it does not involve formation and fusion of gametes. Therefore, no variations are created in individuals formed. Okay, and जब variations नहीं होंगे, then this process does not contribute to the process of evolution. Okay, so हम कह सकते हैं no contribution to evolution. No contribution to evolution process. Okay, कोई और डिसएडवांटेज इसका? यस, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा वेरिएशंस क्रिएट नहीं होते, जिसकी वजह से अगर सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का चेंज अगर होता है, देन द इंडिविजुअल्स produced parthenogenetically find it very difficult to get adapted to such changed environmental conditions in a better way, right? And hence parthenogenesis reduces the survival chances of individuals. Clear? So due to the absence of variations, this process of parthenogenesis reduces the chances of survival of individuals. Okay, reduces survival chances. Okay, so these are the disadvantages of parthenogenesis. Okay, so this is all about the parthenogenesis process. Thank you.